कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो कोशिश दिल से, ईमानदारी से की जाए तो कामयाबी ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमेटेक। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, मोटिवेशनल एंड हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं जो है आपको एक मेडिकल एक्सपीरियंस मिलवाने वाला हूँ, जिनका अभी हाल फिलहाल में ही सिलेक्शन हुआ है। और वो जो है उनके स्टेट से जो है सेकेंड मॉपअप सेकेंड राउंड में की काउंसलिंग में जो है उनकी कॉलेज अलर्ट हुई है। वो जो उनका जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़ है। तो गाइस, चलिए उन्हीं से जानते हैं डिटेल में उनके बारे में, हर एक चीज़ कैसी उनकी जर्नी रही, प्रिपरेशन क्या क्या बाधा है। वो भी कोटा ही आकर के प्रिपरेशन करते थे, आप लोग भी कोटा में ही हो या बाहर के भी हो, तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। तो चलिए आज मैं उन्हीं से जानता हूँ उन सारी चीज़ें उनसे डिटेल में। तो ये जो है इनका नाम हुआ मिस्टर योगेंद्र जी, सॉरी मिस्टर नहीं, अब तो ये डॉक्टर हो गए, डॉक्टर योगेंद्र जी। तो डॉक्टर योगेंद्र जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जो है आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही, और भी बहुत सारी चीज़ें पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो है आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हुआ, आप डॉक्टर बन चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। तो डॉक्टर योगेंद्र जी, आप अपने बारे में। मेरा नाम योगेंद्र पटेल है और मैं एक मेडिकल एस्पिरेंट था, और ट्राई करने से आपका भी मेडिकल हो जाएगा। आप भी लगे रहिए, जो जी जान से लगाते रहिए, मेडिकल प्रिपरेशन करते रहिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कैसा था? फैमिली बैकग्राउंड, पापा टीचर्स हैं, बाकी मम्मी हाउसवाइफ, और बाकी जैसे कि हर रहता है विलेज में, कि विलेज में प्रॉपर विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो विलेज में ये रहता है कि एजुकेशन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो धीरे धीरे बढ़ते से भैया से सीखते हुए, ऐसे नॉलेज लेते हुए हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। उधर एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है अपने स्टेट में, बाकी ठीक है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो एरिया कैसा है, एजुकेशनली जो है बैकग्राउंड है या फिर क्या कैसा है, थोड़ा वो बताइएगा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी मैं जानना चाहूँगा। मैं रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ। रायगढ़ के पास में एक गांव है, वहाँ से एजुकेशन लेवल ठीक है। वहाँ बस एक दो CBSE स्कूल्स हैं। बाकी पहले अभी एजुकेशन लेवल हमारे यहाँ बढ़ रहा है। बाकी पहले जब हम थे तब बहुत कम हुआ करते थे, एक दो ही गिन चुनी इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे। बाकी अभी एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है हमारे स्टेट में, अच्छा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हुआ ये आपको किसने बताया, और उसके बाद की फीलिंग क्या थी, और उसके बाद रिएक्शन क्या था उस पर? ये सबसे पहले बता दी कि सिलेक्शन हुआ, ये मेरे भाई ने बताया। मैं उस दिन भी प्रिपरेशन पे लगा हुआ था। रात के 12:30 बजे मेरे भाई ने कॉल किया फ़ोन पे कि मेरे को यकीन नहीं हुआ। उसने बताया कि तेरा हो गया, फिर मेरे को लिटरली यकीन नहीं हुआ। हार्ट बीट्स मेरे को फील हो सकते थे, हो गया वहाँ बस एकदम हार्ट पल्पेशन, एकदम हार्ट बीट्स बढ़ गई थी। फिर जब मैंने लिस्ट पे अपना नाम देखा तभी मेरे को यकीन हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो पाया है। उसके बाद फिर इमीडिएटली मैंने अपने घर वालों को बताया, पापा को बताया, फिर सब रिलेटिव्स के भी फ़ोन आने लगे। फिर मैंने जल्दी, बहुत खुशी हुई। आपको लोग कैसे विश कर रहे हैं सिलेक्शन होने के बाद, और घर में कितनी खुशी है, मम्मी पापा कितना खुश है, ज़रा ये बताइएगा। सभी विश कर रहे हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो पहले ताना दिया करते थे वो भी सब विश कर रहे हैं। बाकी खुश तो बहुत है मम्मी पापा, घर वाले भी बहुत खुश हैं, दादा दादी बहुत खुश हैं कि एक तो सिलेक्शन हो गया बल्कि। आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र जो सबका होता है वही कि पढ़ाई अच्छे से करो, जी जान लगा के करो, बस कंटिन्यूटी, वही सब बोलते हैं, जो मेंटेनेंस करो एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, वो लगे रहना चाहिए। मीन्स वो कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए बस। तो अच्छा, आपने प्रिपरेशन के लिए कोटा को ही क्यों चुना, शिक्षा की काशी कोटा को ही क्यों चुना? ये कोटा के बारे में आपने कब सोचा, और ये आपका डिसीजन था या मम्मी पापा का डिसीजन था कोटा जाने का? कोटा आने का डिसीज़न मेरा ही था, क्योंकि मेरे एक कज़न ब्रदर ने कोटा से ही किया था,
वो तो उनसे ही मोटिवेशन लेके मैंने कोटा आने का डिसीज़न लिया। यहाँ की फैकल्टी बेस्ट है, बाकी आपको करिकुलम जो एक रूटीन देगी कोटा, वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो मन लगा के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक शेड्यूल और एक रूटीन मिल जाएगा आपको यहाँ के। आप कोटा कब आए थे पहली बार? अच्छा, पहली बार मैं जब आया था 2019 में, 19 में मैंने अचीवर बैच लिया था। तो जस्ट हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला था तब कोरोना हो गया। फिर हमको घर जाना पड़ा इमिडिएटली। फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम डिले हुआ, तो मैंने 2019 में मैं पहली बार कोटा आया था। आपका ये कौन सा ड्रॉप था जब से आपने नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इससे पिछले वाले ड्रॉप्स में आप कितने मार्क्स से पीछे छूट जा रहे थे? जैसा कि आपने अभी बताया कि 2019 में कोटा आया था आपने, तो आपने डेफिनेटली 2019 का एग्ज़ाम दिया होगा या नहीं दिया होगा, मेरे को तो नहीं आइडिया। 2020 भी दिया होगा आपने, 21 भी दिया होगा, तो कितने नंबरों से आप पीछे छूट जा रहे थे पहले, ये ज़रा बताइएगा। जब मैंने पहले बार मैंने दिलाया तो 19 में जब 12 पास किया मैंने, तो 19 में मीन्स 20 का जो कोरोना से हुआ उसमें दिलाया था, उसमें मेरे 451 मार्क्स थे। उसके बाद फिर मैंने जब 21 में दिलाया तो मेरे 508 मार्क्स थे। मेरे थर्ड ड्रॉप में हुआ है। अच्छा, ये मतलब आपका थर्ड ड्रॉप था। आप एलएन में कब एडमिशन लिए थे और उसके बाद फिर प्रिपरेशन कैसे कैसे किए, क्या जर्नी रही, थोड़ा ये बताइएगा। दरअसल मैंने 19 में पूरा एलन के क्लासेस किए, हर क्लास करता था मैं। क्लासरूम कोर्स पूरा किया मैंने। कौन सी बैच में थे? लीडर अचीवर बैच में था। हाँ। और मैंने एक भी क्लासेस मिस नहीं की, प्रॉपर क्लासेस करता था, नोट्स बनाता था और पूरा टीचर जो बोलते थे फॉलो करता था 19 में। तो उसमें फिर कोरोना हुआ, फिर घर में जाके थोड़ा डाइवर्ट हो गया माइंड इधर उधर, फिर उसमें थोड़े मेरे नंबर कम हो गए। उसके बाद वाले साल फिर मैं कोटा आ नहीं पाया, कोटा पूरा क्लोज था। तो मैंने घर से ट्राई किया, घर से जितना हो सके जो सर टीचर ने पढ़ाया था ऑनलाइन इधर उधर देख के मैंने पढ़ाई की। तो उसमें मेरे 508 आए थे। उसके बाद फिर मैंने उस टाइम मैंने सोचा कि इतने आगे हैं तो मैं थोड़ा और पुश करूँगा फिर मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने कोटा आके सेल्फ स्टडी की और फिर मेरा हो गया सब। तो आपकी सक्सेस की बात करें तो इसमें किन किन लोगों की कंट्रीब्यूशन रहा है? सक्सेस में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसमें टीचर्स, मम्मी पापा और दोस्तों का भी है। इसमें सबसे ज़्यादा टीचर्स को श्रेय जाता है, क्योंकि टीचर्स ने पूरा लाइन गाइड किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर मम्मी पापा का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा बोल के, मीन्स उनका सपोर्ट था कि बच्चा करना चाहता है तो उनका सपोर्ट प्रॉपर था। और बाकी टीचर, स्टूडेंट और दोस्तों में भी हमारा कंपटीशन होता था कि कौन कितने नंबर लाएगा। हम दूसरे क्वेश्चन पूछते थे तो उससे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहता था। आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहता था? कभी टेस्ट में अप डाउन भी होता था? टेस्ट में अप डाउन्स बहुत होते थे। शुरू में जब मैं आया था एलन में तो मेरे 500 क्रॉस नहीं हो रहे थे शुरू में, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने नर्चर एंथस कुछ नहीं किया था, प्रॉपर 12th किया था तो कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे को 12th के बाद आइडिया हुआ कि नीट भी कुछ होता है ऐसा। अच्छा। करना है, मेडिकल करना है बोल के। तो शुरू में जब आओगे आपका तो नंबर कम होंगे तो उससे डरिए मत, क्योंकि उससे बस आपको एक्सपीरियंस लेना है। आप इसे माइनर से और मेजर से आप नंबर से उतना वो मत करना। आपको देखो कौन से NCERT के क्वेश्चन गलत है, मोस्टली NCERT पे सब फोकस करते हैं। NCERT क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसमें ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। बाकी टेस्ट देने का सीक्वेंस क्या रहता था और टेस्ट की एनालिसिस किस तरह आप करते थे? टेस्ट देने का सीक्वेंस वही जो सब मोस्टली लोग का होता है। जैसे सबसे पहले बायो करता था मैं। बायो को एटलीस्ट कम से कम आप 30 मिनट्स से कम में किए, 25 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। पहला साल मेरी स्ट्रेटेजी ये नहीं हो पा रहा था। तो सेकंड ईयर जब मेरे भाई ने बताया कि ऐसे करना है तो मैं ट्राई करता था कि मैक्सिमम बायो को मैं 25 मिनट दूँ। उसके बाद फिर मैं जाता था केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री को भी मैं जो हो सके तो एक घंटा में करो। उसके बाद फिर जितना टाइम हो जाता सब फिजिक्स के दो। फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक थी, केमिस्ट्री मेरे को अच्छी लगती थी, फिजिक्स मेरा कैलकुलेटिव पर थोड़ा, हाँ, फिजिक्स वीक थी मेरी। तो उसमें मैं ज़्यादा फोकस करने के लिए सबको फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। तो मेरी स्ट्रेटेजी थी बायो, केमिस्ट्री देन फिजिक्स। टाइम जितने हो सके बायो को निपटाइए जल्दी, उसके बाद फिर केमिस्ट्री कीजिए जितना होता है, और उसके बाद फिर फिजिक्स। फर्स्ट राउंड में जितना हो सकता है उतना कीजिए, सेकंड राउंड में फिर वही जो नहीं हो पाता उसको ट्राई कीजिए, 3 राउंड में पेपर कीजिए, फिर वो सही रहता है। जो सब टॉपर्स बोलते हैं, मैं तो एवरेज स्टूडेंट। मेरा एक और क्वेश्चन था कि टेस्ट का एनालिसिस आप किस तरह करते थे टेस्ट देने के बाद, जो है सो क्या आपकी ये रहती थी?
टेस्ट देने के बाद सबसे पहले रूम में आके देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चन जो आपको आते थे उसके फार्मूला याद नहीं हुए हैं, या फिर कहीं उनको अलग से मार्क कीजिए जिसके आपको फार्मूला याद नहीं हो रहे हैं, जो आप बार बार भूल रहे हो। फिर कौन सी कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रही है, या फिर और उनको अलग से लिखिए जो जिनके आपके कॉन्सेप्ट या थ्योरी क्लियर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आपने सिली मिस्टेक किया, जिसमें कि कैलकुलेटिव मिस्टेक किया वो किया, उसको आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। आपने स्टडी मटेरियल के रूप में क्या सब फॉलो किया? स्टडी मटेरियल में सबसे प्रायोरिटी दीजिए अपना एनसीईआरटी सबसे पहले कीजिए। उसके बाद फिर अपना जो मॉड्यूल है जितने उसके कौन से एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज सब निपटा दीजिए, सब कर लीजिए। उसके बाद फिर आप पीआईक्यू मॉड्यूल कम से कम 2 बार सॉल्व कीजिए हर सब्जेक्ट का। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कीजिए जितने बार। आखिरी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आते थे। और एनसीईआरटी के पूरे इंटेक्स क्वेश्चन, और इनऑर्गेनिक तो पूरा एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से करना है। और फिजिक्स में अपने नोट्स देख लीजिए, नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। मैं एक बार सब्जेक्ट वाइज डिटेल में जानना चाहता हूँ, किस चीज़ के लिए क्या आपने फॉलो किया? अच्छा, बायो के लिए मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी फॉलो की थी। और अपने मॉड्यूल शुरू में पढ़ा, मॉड्यूल कम फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी प्रॉपर इसमें कीजिए। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं और सिलेबस से जितने रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें बायो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन से आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी पे टिक रही है बायो पे। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में प्योर एनसीईआरटी से करने किया था। और फिज़िकल में जो टीचर ने पढ़ाया था और मॉड्यूल के टीचर के नोट्स किए थे। ऑर्गेनिक मैंने नोट्स और एनसीईआरटी दोनों किया था। वो ऑर्गेनिक के लिए मस्ट नेसेसरी है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे लेकिन टीचर के नोट्स से कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। और फिज़िक्स में मैंने पूरे नोट्स किए और पूरे मॉड्यूल किए। सब्जेक्ट वाइज पर डे आप टाइम को कैसे डिवाइड करते थे? सब्जेक्ट वाइज मैं पर डे, जैसे मेरे फिजिक्स बताया मेरी फिजिक्स वीक थी तो मैंने फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देता। और फिजिक्स के बाद फिर मैं केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर बायो, जितना टाइम बायो लगता था। बायो में बहुत कम टाइम देता था, जैसे बायो का आपको हो गया कि 1 घंटे हो गए या फिर 2 घंटे हो गए। फिर बाकी 2-3 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ लेता था, और बाकी जितना भी टाइम मेरे हो सके उसमें मैं फिजिक्स प्रैक्टिस करने या फिर फिजिक्स थ्योरी करने की ट्राई करता था। इस बार की जो बायो की क्वेश्चन थी वो थोड़ी लेंदी थी, तो आपने सीक्वेंस क्या वही फॉलो किया था, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वाली? और बायो में आपकी टाइमिंग क्या लगी थी लगभग? इस साल की बायो थोड़ी ट्रिकी थी, अच्छे लंबे क्वेश्चन थे, तो मैं तो प्रोसेस वही फॉलो किया जो मैं हर साल करता था कि मेरे को पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो मैंने बायो जब किया तो देखा क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, मेरे को लगा टाइम लगेगा, लेकिन तभी मैंने बायो को दिया अप्रॉक्स मेरे 1 घंटे बायो ले लिया। लेकिन मेरे को डर था कि फिजिक्स बायो लेंथी है, तो सबका लेंथी है, मेरे लिए खाली लेंथी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री मेरा कॉम्पिटिटिव थोड़ा 1 घंटे के अंदर हो गया था केमिस्ट्री। उसके बाद फिर मैंने फिजिक्स देखा, फिजिक्स थोड़ी इजी आई थी इस साल, तो उसमें मेरी थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन मैंने वही किया, बायो केमिस्ट्री दैन फिजिक्स। आपके पढ़ने का शेड्यूल क्या था, कितने घंटे रोज़ पढ़ा करते थे? पढ़ने का शेड्यूल था कि मैं ये ट्राई करता था कि मिनिमम में पर डे, नॉर्मली जब एग्ज़ाम के लिए 3-4 महीने बचे हों तो मैं ट्राई करता था मिनिमम में 5 घंटे कम से कम पढूं, सेल्फ स्टडी करूं। लेकिन जब आपके पास जब एग्ज़ाम आने लगते थे करीब, जैसे आपके 5 घंटे सेल्फ स्टडी और हाँ प्लस कोचिंग, सेल्फ स्टडी 5 घंटे मिनिमम ट्राई करते थे। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो तब तो आपको मिनिमम सोने के लिए 6 घंटे देने चाहिए। उसके बाद फिर जितना हो सके मीन्स 12 घंटे या फिर 14 घंटे आपको पर डे देने ही चाहिए। आखिरी दो महीने में आखिरी 2 महीने में आप ट्राई कीजिए, आप एटलीस्ट 12 या फिर 14 घंटे में आपसे शेड्यूल बना के प्रॉपर, जब आपकी कोचिंग बंद नहीं चलती रहेगी आपको बस उतना सेल्फ स्टडी करना है, उसमें रिवाइज़ करना है। मतलब रोज़ाना लगभग 14 घंटे? रोज़ाना नहीं, रोज़ाना तो 5 घंटे एटलीस्ट, 4-5 घंटे, लेकिन आखिरी जब महीने आते हैं हाँ उसको 12 घंटे प्लस कर दीजिए। आप लगभग 3 साल घर से दूर रहे तो होम सिकनेस भी फील हुआ होगा, तो होम सिकनेस को कैसे ओवरकम किया आपने? होम सिकनेस, मैं बचपन से होम सिक तो नहीं था क्योंकि मैंने 11th-12th बाहर से की थी, तो होम सिकनेस तो कोटा आके मेरी तबीयत एक बार बिगड़ी थी। बाकी यहाँ फ्रेंड्स अच्छे थे तो उतनी होम सिकनेस फील नहीं हुई, और फैकल्टी अच्छी थी। दरअसल अपना क्या है, पूरा दिन अपना कोचिंग में निकल जाता था, फिर रूम आके सेल्फ स्टडी करते थे तो उसमें दिन निकल जाता था, उतनी होम सिकनेस फील नहीं होती थी। घर में कभी कभार ऐसे लगा कि थोड़ा याद आ रही तो फ़ोन करके बात कर लिया,
बाकी पढ़ने आए थे तो पढ़ाई कर रहे थे, तो उतनी पढ़ने के लिए इतना तो करना पड़ता है कि थोड़ा सा एक बार लाइफ बनाने के लिए थोड़ा सा। कहते हैं कि कोटा माहौल देता है, तो कोटा का माहौल जो है आपकी जर्नी में किस तरह की रोल अदा की, वो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। कोटा पढ़ने के लिए माहौल देता है, बिगड़ने के लिए भी देता है, तो आपको ये बिगड़ने वाले माहौल से भी बच के रहना है थोड़ा। दोनों तरफ ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है और ज़िंदगी बन भी सकती है कोटा पे। तो मैं दोस्त ऐसे बनाए जो पढ़ने लिखने वाले हैं, दो ऐश करते हैं वैसे उड़ाते हैं, उन दोस्तों से दूर रहिए, दो लोगों से। बाकी आप अच्छे दोस्त बनाइए जो पढ़ते हों, उन करते हों। और मैंने दोस्त ऐसे ही बनाए जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो मेरे को साथ में मोटिवेट करने पढ़ने के लिए, जो कॉम्पिटिटिव रहे। और ऐसे दोस्तों के साथ से ही कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और पढ़ने का मन लगा रहता है, और आपकी जर्नी अच्छी रहेगी और आप बुरी संगतों से बच के रहिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। टेस्ट में कभी कम मार्क्स आए हो, या इस कारण से किसी और कारण से कभी ऐसा हुआ क्या कि आप डिप्रेशन के शिकार हो गए? इस कोटा के अंदर अधिकांश बच्चा को मैंने देखता है, सुनता हूँ मैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए। आप भी सुने होंगे, बहुत सारा जो है सो लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाल फिलहाल की घटनाएं मतलब ढेर सारी घटती रहती है, और एग्ज़ाम की आवर जब टाइम आती है तो और घटने लगती है। डिप्रेशन हर मेडिकल स्टूडेंट को पता है, आईआईटी इवन जो भी प्रिपरेशन करे कॉम्पिटेटिव, डिप्रेशन सबको होती है। लेकिन वो उसको कैसे हैंडल करते हैं उस पर डिपेंड करती है। डिप्रेशन मेरे को भी थी, जब मेरा पहली बार नहीं हुआ, तो फिर जब मैं सेकंड ट्राई दिया तो तब भी नहीं हुआ। तो डिप्रेशन बहुत होता है कि इस साल भी होगा नहीं, इतना ट्राई करने के बाद आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं तो भी आपके साथ नहीं हो और मिस आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे रीज़न हैं डिप्रेशन के, लेकिन आपको ट्राई करते रहना कि आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि डिप्रेशन ओवरकम हो सके। कि आप कभी फैमिली से बात कर लीजिए, कभी दोस्तों से बात कर लीजिए, कभी 2-3 ऐसे दोस्त बिल्कुल रखिए जिससे आप अपनी पूरी बात शेयर कर सकें, अपना जो भी हो। आपके पास जब ऐसे दोस्त रहो जो उनकी आप बात शेयर कर सकते हैं तो आपकी डिप्रेशन नहीं हो पाएगा, मैं कम होगी। तो डिप्रेशन तो आना लाजमी है, हर आदमी को होते हैं डिप्रेशन। बस उससे हमको थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना चाहिए, अपने फीलिंग्स थॉट्स को। डिप्रेशन का शिकार मैं भी था, आई ग्लैडली से दैट कि मैं ओवरकम कर लिया डिप्रेशन। मीन्स अभी भी सबको हो सकती है, बस उसको थोड़ा सा आप अच्छे दोस्तों से शेयर कीजिए और टीचर से शेयर कीजिए। यहाँ के टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, यहाँ के टीचर्स पूरा मेंटेन करते हैं आपके पेरेंट्स के जैसे, यहाँ के आपके पूरा अच्छे से गाइड करेंगे। और बाकी आप ट्राई कंट्रोल कीजिए आप। जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसके साथ, पढ़ाई के साथ जो है कुछ हॉबीज़ को जो फॉलो किया करते थे आप? पढ़ाई के साथ मेरा हॉबी तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को गाना सुनने बहुत पसंद है। मैं गाने बहुत सुनता हूँ और मोस्टली पॉप सॉन्ग्स, इंटरनेशनल सॉन्ग्स सुनता हूँ। बाकी कुछ कुछ हिंदी सॉन्ग्स भी सुनता हूँ। बाकी आपको जब भी मूड फ्रेश करना हो, मेरे को जब भी रिलैक्स करना होता था, मैं सॉन्ग सुनता था। और बाकी ये तो हॉबी तो नहीं थी, हॉबी तो अभी नहीं होती है बाकी। टेक्नोलॉजी का आपने कैसे यूज किया? आप जैसा कि बताया कि 2019 में आपने एल में एडमिशन लिया, 2020 में जो है सो कोविड आ गया, तो उसके बाद फुल्ली सब चीज़ टेक्नोलॉजी पे चली गई। तो टेक्नोलॉजी का कैसे आपने यूज किया, और सोशल मीडिया से को कैसे बचे आपने? फ़ोन का दुरुपयोग नहीं हो, फ़ोन का जो है सदुपयोग है, उसको आपने कैसे किया? हाँ, जब ये हुआ तो मैंने सब जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे सब मैंने बंद कर, जब मैं कोटा आया तब मैंने सब सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। और जो भी थे, और मैं मोबाइल पे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसमें स्टडी आपको हेल्प करेगा, जैसे टाइम लॉग आएगा और कुछ कुछ ऐसे ऐप प्लानर्स आएंगे, सब मिलेंगे, और सब उनको इंस्टॉल किया था। और आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्वेश्चन सब रहेंगे, आपको बहुत सारे नीट के, जैसे नीट के हेल्पफुल ऐप्स मिलेंगे, आप उनको इंस्टॉल कीजिए। और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबको लिए एक साल के लिए आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, और पूरा आप अंडरग्राउंड हो जाइए एक साल के लिए। बाकी मैंने भी यही किया था। और बाकी जितने भी लेक्चर्स, जैसे कुछ भी लेक्चर्स हैं उन सबको ऑफलाइन डाउनलोड करके मैंने जब भी ज़रूरत पड़ती तब मैं देखता था। और बाकी जितने भी ऑनलाइन कंटेंट और ये सब थे सब मैंने बंद कर रखे थे, क्योंकि वो आपका टाइम ही कंज्यूम करेंगे। तो आप कुछ कुछ अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जिनसे आप हेल्प भी ले सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी की यूज़ किया था। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिनों में। आप फ़ोटो लेके आप पढ़ भी सकते हैं, कोई भी, ये बहुत काम आते हैं आज। कोटा आने के पहले कोटा के बारे में बहुत सारा थॉट आपके सामने आया, आपके माइंड में आया होगा। आज 3 साल बाद जो है सो कोटा से आपको रिजल्ट मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कोटा आने से लगा तो ये था कि मेरा पहले साल में ही हो जाएगा, लेकिन मैं ट्राई भी किया। बाकी अपना हम तो अपना 100% दे सकते हैं,
उस उन मोमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता वो हमारे कंट्रोल पे नहीं होता। हम बस ये थे कि साल भर अपना 100% दें, बाकी जो रिज़ल्ट आए वो उस पर हमको उस पर काम करना है। अगर रिज़ल्ट कम भी आता है तो उसमें नाराज़ ना होकर उस पर हमको फिर ट्राई करना है। बाकी कोटा आया, मैं ट्राई किया, मेरे को ये था कि डॉक्टर बनना ही है, यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाना ही है। मैंने अपना भरपूर प्रयास किया, मैंने अपनी जब भी जितनी भी कमी हुई सब दूर करके, एक बार में नहीं सीखा, 2 बार नहीं सीखा, मैंने तीसरी बार में सब सीख के मैंने अपना फुलफिलमेंट किया। अब तो आपका मेडिकल कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका होगा, मेरे को जहाँ तक लगती है क्लासेज भी शुरू हो चुकी होगी। तो आपका जो है ड्रीम जो था डॉक्टर बनने का वो पूरा हो चुका है। तो क्या एक्साइटमेंट है और क्या क्या सोच रखी है आगे के बारे में? एक्साइटमेंट तो बहुत है, बाकी यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं अभी जस्ट जल्दी सब पैक करके अभी जाने की तैयारी में हूँ। बाकी जल्दी जाके एक नए एनवायरनमेंट में ढलना है। बाकी साल फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट कॉलेज है, बहुत एक्साइटेड हूँ नए नए बैचमेट्स मिलने के लिए और अपना जर्नी स्टार्ट करने के लिए। बाकी खुशी तो बहुत है। आपने प्रिपरेशन के दौरान पिछले सालों में क्या क्या गलतियाँ की जिसको आपने सीख कर के इ- इस रिजल्ट को, इस मुकाम को, अपने ड्रीम को पूरा किया? और ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे तो क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए ये आपसे मैं जानना चाहूँगा। गलतियाँ तो मैंने बहुत की थी फर्स्ट टाइम में जैसे मैं प्रॉपरली मॉड्यूल सॉल्व नहीं करता था। मैं वही गलती पहले थी कि मैं प्रॉपरली मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर पा रहा था उस टाइम। फर्स्ट ईयर में मेरे को सब कुछ नया नया लग रहा था, क्योंकि 12th बाद पहली बार मैंने नीट की फील्ड पे एंट्री किया था, तो मेरे को बहुत नया लग रहा था ये। बाकी जब मैंने सेकेंड टाइम ये प्रॉपर मॉड्यूल सॉल्व किया और उसके बाद फिर ये क्या था कि प्रॉपर एक एग्ज़ाम देने का पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा, वो मैंने सेकेंड टाइम नहीं बनाया था। एक जो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी की, जब तक ना आपके पास 3 घंटे का पेपर है, आप उसको 2.5 घंटे में कंप्लीट करते नहीं है तो आपको एक थोड़ा सा पैक रखेगा। अब जब आपको 2.5-3 घंटे के पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत वो एक 30-40 नंबर का पुश दे देगा वो। आपको 3 घंटे के पेपर है तो उसको ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 2.5 घंटे के पहले वो कंप्लीट हो जाए। मेरी गलतियाँ ये थी कि ये सब स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सब धीरे धीरे मेरी गलतियों से सीखा। मैंने प्रॉपर क्वेश्चन लगाए, मैंने रिवीजन हाँ सेकंड टाइम मैंने रिवीजन थोड़ा मेरा रिवीजन थोड़ा टाइम पे नहीं कर पा रहा था। आपको पढ़ने के बाद प्रॉपरली एक शेड्यूल बनाना है कि आप 15 दिन में या फिर 15 दिन फिर 30 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको रिवाइज ज़रूर करिए, उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। और उसके बाद फिर रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने लैक किया था रिवीजन और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। वही गलती नहीं कीजिए आप कि आप प्रॉपरली रिवीजन कीजिए, प्रॉपरली क्वेश्चन लगाइए और मोस्टली क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टाइप के जैसे क्वेश्चन कीजिए और एक अपनी गलतियों की लिस्ट बनाइए। और क्वेश्चन कभी भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट हमेशा देना है, भले ही नंबर कम आए, नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको बस ये है कि क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। आपका सपना पूरा हुआ जो कि डॉक्टर बनने का था। इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे जो है मोटिवेशन के तौर पर देखेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स भी देखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों से, पेरेंट्स से? मैं जो भी एस्पिरेंट्स जो अभी नीट देने वाले हैं या फिर दिलाएंगे कभी फ्यूचर में, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना पूरा 100% दीजिए। कभी भी मीन्स प्रॉपर फॉलो कीजिए, दूसरे से फॉलो कीजिए, प्रॉपर पढ़िए जितने भी हो सके और अपना 100% दीजिए। रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आप अपना 100% दे सकते हैं। और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपके बेटे का सल नहीं होता या फिर कुछ कमी हो जाता है तो आप उनको प्रॉपर सपोर्ट कीजिए। आपका बेटा आपको डॉक्टर बनना चाहता है तो उनको सपोर्ट बिल्कुल कीजिए, उनका ड्रीम है और वो भी अपना 100% दे रहा है, आप भी अपनी 100% देगी, उनको सपोर्ट कीजिए। बाकी सब सब सही होगा जब वो 100% देगा अपना। तो आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन वो डॉक्टर बन जाएगा। इस कोटा को जो है सो शिक्षा की काशी भी कहा जाती है और इस कोटा को ही सुसाइडल सिटी भी बोला जाता है। सुसाइडल सिटी जो भी हो, मैं तो निगेटिव थिंकिंग पे नहीं बोल सकता हूँ, जो भी रीजन हो, बहुत सारे वेब सीरीज भी बन चुकी है, ये सब भी हो चुकी है उस पर। खैर, तो बच्चे लोग को आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे लोग जो है सो टेस्ट में मार्क्स कम आए, नीट का एग्ज़ाम का डेट आया, कोई जो है सो सुसाइड कर लेता है, कुछ कर लेता है, ये सब अच्छी नहीं बातें नहीं है। एक नीट का एग्ज़ाम ही जो है सो पूरी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है कि एग्ज़ाम, सब लोग जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम से कुछ ऐसा नहीं है कि नीट नहीं कर पाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपका जो ही सक्सेस स्टोरी है, आपने जैसा बताया कि 2019 में आप यहाँ पे आए, आज जो है सो 2022 में आपका सिलेक्शन हुआ। वो भी तब हुआ जब आपको उम्मीद नहीं थी, आप जो है सो क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके थे। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? दरअसल
ये जो हो रही हैं सब मेरा बचपन से ड्रीम था मैं डॉक्टर बनने का। तो और अब हमारे जो बैकग्राउंड थे उतना नॉलेज नहीं था कि ये करना होता है, कोचिंग भी करना होता है ये। तो जब मैंने 12th पास आउट किया तब मेरे को पता चला कि अब नीट की लिए अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी। और तो मैंने पहला साल कोचिंग में ऐसा लगा कि सब कुछ नया नया, मैंने ट्राई किया। फिर सेकंड टाइम जब नहीं हुआ तो मैंने कुछ गलतियाँ थी जो उनको इम्प्रूव किया। थर्ड टाइम फिर मैंने फाइनली उनको प्रॉपरली उनको किया। बाकी इस टाइम भी थोड़े मैं दो कुछ नंबरों से चूक रहा था। वो किस्मत से सीट थोड़ी बड़ी लक की बात थी। तो वाले की चाहने जी बिल्कुल, इस सब मिले मैंने प्रॉपर इस टाइम मैं इवन मैंने ये मेरा वो स्टार्ट हो गया था फिर से ड्रॉप मैंने चालू कर दिया था क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना ही था। बाकी जो अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हो आप मैक्सिमम आप 2 3 4 साल दो, अगर नहीं बनते उसके बाद भी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि यही बनना है, फिर बहुत सारे फील्ड है। दरअसल हमको क्या है, हमको मेडिकल फील्ड में लगता है हमको MBBS ही करना है और कुछ नहीं। दरअसल हमको अपने फील्ड के बारे में आइडिया नहीं है, हमको पता करना पड़ेगा। बहुत सारे फील्ड हैं, हम जा सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इवन कि वेट की अभी बहुत डिमांड्स बढ़ रही है। तो हमको ये लगता है, हमको दरअसल ये एक रैट रेस बन चुका है अभी। बाकी लेकिन हमको ट्राई कर, अगर हमका ड्रीम है तो हमको बिल्कुल ट्राई करना है। अगर नहीं होता है आखिरकार तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यही है कि यही करना है। जीवन में बहुत सारे हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही है, बस मेरा तो ये मेरा लास्ट ट्राई था, लेकिन किस्मत से ये अभी हो गया। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर युगेंद्र जी हमसे बात करने के लिए, इतने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से देने के लिए। ऑनेस्टली पूर्वक जो है सो आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। तो थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन कि आप डॉक्टर बन चुके हैं। और मैं ज़रूर एक बार चाहूँगा कि आपका मेडिकल कॉलेज विजिट करूँ। जब भी मैं आऊँगा तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा और इन लोगों के लिए भी। सो गाइस मैं जो है सो अभी आपको डॉक्टर युगेंद्र जी, जिनका छत्तीसगढ़ में घर पड़ता है, उन्होंने बताया कि एकदम ट्राइबल एरिया से वो बिलोंग करते हैं और उन्होंने कैसे कैसे करके कोटा आया और कोटा से जो है सो 3 साल में उनकी सिलेक्शन हुई। 3 साल में जो है सिलेक्शन लेकर के आज वो फाइनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ की है, उसमें उनका एडमिशन हो चुका है सेकेंड राउंड में जो है सो। और ये अभी जो है सो यहाँ से कोटा एडमिशन लेने के बाद उन्होंने यहाँ आया है। अभी जो है सो मतलब शिफ्ट हो रहे हैं कॉलेज के लिए अब जो है सो। तो ऐसी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, आप मेरे सामने ही देख लीजिए। लोग कहता है कि ड्रॉप लेते जा रहे, ड्रॉप लेते सिलेक्शन नहीं हुआ। इनका देखिए, इनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, सबका सिलेक्शन होगा। बस सच्ची लगन, सच्ची ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और कभी भी डिप्रेशन में आए या कुछ भी हो तो मेरे से जो है सो मेरे नीचे में सारी लिंक दी हुई है। तो आप जो है सो कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के ऊपर। तो बाय बाय, थैंक यू।